इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के ट्रेट्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक जीन्स और क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस की वजह से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के कई कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं। वही वेरिएशन का मतलब है सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच डिफरेंसेस का होना। ये डिफरेंसेस मेनली रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और जेने इंटरैक्शंस की वजह से डेवलप होते हैं। ये वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन और एवोल्यूशन को पॉसिबल बनाता है। ग्रेगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने गार्डन पी प्लांट पिसम सटाइवम पर इनहेरिटेंस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल ने सिर्फ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज का सिलेक्शन किया और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन की हेल्प से अलग अलग प्लांट्स का क्रॉस करवाया। उन्होंने 14 पी प्लांट वैरायटीज चूज की जो एक हाई कैरेक्टर के लिए ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखाती थी, जैसे टॉल, ड्वार्फ प्लांट्स, येलो, ग्रीन सीड्स और स्मूथ, रिंकल्ड सीड्स। इन एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर मेंडल ने हेरेडिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए। ये लॉज बताते हैं कि जीन्स और ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किस तरह ट्रांसफर होते हैं और इनहेरिटेंस किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस एक्सपेरिमेंट में ग्रेगोर मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स का क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में सभी ऑफस्प्रिंग टॉल मिले, जिससे ये प्रूव हुआ कि टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि ड्वार्फनेस एक रिसेसिव ट्रेट है। इसके बाद F1 प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई। F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट्स दोबारा दिखाई दिए, जहां फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था। इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हुआ कि रिसेसिव ट्रेट ड्वार्फनेस F1 जनरेशन में डिसअपीयर होने के बाद F2 जनरेशन में फिर से अपीयर हो सकता है। इससे मेंडल ने कंक्लूड किया कि ट्रेट्स ब्लेंडिंग के थ्रू इनहेरिट नहीं होते, बल्कि डिस्क्रीट यूनिट्स यानी एलील्स के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। जीन्स और एलील्स। जीन्स इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट्स होते हैं। ये डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर ट्रेट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। हर जेने किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे प्लांट हाइट, सीड कलर या आई कलर, को कंट्रोल करता है। इसी वजह से जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रेट्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। एलील्स एक हाई जेने के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो किसी कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर सेम पोजीशन यानी लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। एलील्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन देखने को मिलती है, जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट हाइट के एलील्स हैं, और येलो और ग्रीन सीड कलर भी एक हाई जेने के डिफरेंट एलील्स के एग्जाम्पल्स हैं। मोनोहाइब्रिड प्रिंसिपल्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ग्रेगर मेंडल ने पूरे टॉल और पूरे ड्वार्फ पी प्लांट्स का क्रॉस किया। F1 जनरेशन के सभी प्रोजनी टॉल थे और उनका अपीयरेंस टॉल पेरेंट जैसा हाई था। इससे ये प्रूव हुआ कि टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि ड्वार्फनेस एक रिसेसिव ट्रेट है। जब F1 प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई, तो F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट्स दोबारा दिखाई दिए। इस जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने प्रूव किया कि हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स, एलील्स, की एक पेयर होती है। गेमीट फॉर्मेशन के टाइम ये एलील्स एक दूसरे से अलग, सेग्रीगेट हो जाते हैं और हर गेमीट में सिर्फ एक ही एलील जाता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता है, जबकि रिसेसिव ट्रेट छुपा रहता है। इस एक्सपेरिमेंट ने मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंफर्म किया और ये भी प्रूव किया कि इनहेरिटेंस में कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपस में ब्लेंड नहीं होते, बल्कि अपनी अलग आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। पनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल मेथड है जिसका उस किसी जेनेटिक क्रॉस के बाद ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल जीनोटाइप्स और फेनोटाइप्स को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। ये मेथड इनहेरिटेंस पैटर्न को आसानी से समझने और कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स का क्रॉस करने पर F1 जनरेशन के सभी ऑफस्प्रिंग टॉल होते हैं, क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है और ड्वार्फनेस रिसेसिव ट्रेट है। जब F1 हेटेरोजाइगस प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन होती है,
तो ये ट और ट गेमीट्स इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करते हैं। रैंडम फर्टिलाइजेशन के बाद F2 जनरेशन में 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं। F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो 1:1 रेशियो 2:1 रेशियो 1:1 होता है, जबकि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 1 होता है। इसका मतलब है कि 3/4 प्लांट्स टॉल होते हैं और 1/4 प्लांट्स ड्वार्फ होते हैं। पनेट स्क्वायर की हेल्प से इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को आसानी से समझा और फ्यूचर ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल ट्रेट्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी ऑर्गेनिज्म का कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली डिस्क्रीट यूनिट्स को फैक्टर्स कहा गया था, जिन्हें आज जीन्स के नाम से जाना जाता है। हर ऑर्गेनिज्म में ये फैक्टर्स, जीन्स, हमेशा पैर में होते हैं। जब किसी पैर में 2 अलग अलील्स होते हैं तो उनमें से एक डोमिनेंट अलील अपना इफेक्ट दिखाता है, जबकि दूसरा रिसेसिव अलील उसके सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाता और हिडन रहता है। एग्जाम्पल, पी प्लांट्स में ट टॉलनेस एक डोमिनेंट अलील है और ट ड्वार्फनेस एक रिसेसिव अलील है। इसलिए F1 जनरेशन के सभी हेटेरोजाइगस प्लांट्स टॉल होते हैं। जब F1 प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों ट्रेट्स दोबारा दिखाई देते हैं और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ड्वार्फ मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली प्रूव करता है कि डोमिनेंट अलील हमेशा रिसेसिव अलील के इफेक्ट को मस्क कर देता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग किसी जेने के दोनों अलील्स गेमीट फॉर्मेशन के टाइम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से हर गेमीट को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक ही अलील मिलता है। ये अलील्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते। इसी वजह से जो रिसेसिव ट्रेट F1 जनरेशन में हिडन रहता है वही F2 जनरेशन में दोबारा अपीयर हो जाता है। एक होमोजाइगस पेरेंट जैसे टीटी या टीटी सिर्फ एक हाई टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि दोनों अलील्स सेम होते हैं। वही एक हेटेरोजाइगस पेरेंट 2 अलग टाइप्स के गेमीट्स यानी ट और ट इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करता है। इस लॉ से ये प्रूव होता है कि इनहेरिटेंस के टाइम अलील्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और जनरेशन के बीच इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों अलील्स में से कोई भी अलील दूसरे अलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता। इसके रिजल्ट में हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट्स के बीच का इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखाई देता है। इस सिचुएशन में डोमिनेंट और रिसेसिव का क्लियर पैटर्न नहीं होता, बल्कि एक नया इंटरमीडिएट ट्रेट एक्सप्रेस होता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन एंटेराइनम प्लांट के फ्लावर कलर में देखा जाता है। जब ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स का जेनोटाइप RR होता है और उनका फ्लावर कलर पिंक होता है। ये शो करता है कि कोई भी अलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। जब F1 प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाती है तो F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो 1 RR रेशियो 2 R रेशियो 1 R और फिनोटिपिक रेशियो भी 1 रेड रेशियो 2 पिंक रेशियो 1 वाइट मिलता है। यहाँ हेटेरोजाइगस प्लांट को डायरेक्टली पिंक फिनोटाइप से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो भी 1 रेशियो 2 रेशियो 1 होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अलील्स परमानेंटली ब्लेंड नहीं होते। दोनों पेरेंटल ट्रेट्स अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और F2 जनरेशन में दोबारा अपीयर हो जाते हैं। ये मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस पैटर्न का एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एक ऐसा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील्स कंप्लीटली एक्सप्रेस होते हैं। इसमें कोई भी अलील दूसरे अलील को मास्क नहीं करता, इसलिए F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स को एक साथ शो करता है, न कि कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप। इसका कॉमन एग्जाम्पल ह्यूमंस का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इस सिस्टम में आई जीन के 3 अलील्स होते हैं, IA, AB और I। I अलील A एंटीजन शुगर प्रोड्यूस करता है, IB अलील B एंटीजन शुगर प्रोड्यूस करता है, जबकि I अलील किसी भी एंटीजन का प्रोडक्शन नहीं करता। I और IB दोनों I अलील पर डोमिनेंट होते हैं, लेकिन I और IB एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट होते हैं। इसलिए जिस पर्सन का जेनोटाइप IAIB होता है, उसका ब्लड ग्रुप AB होता है।
इस ब्लड ग्रुप में रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर दोनों ए एंटीजन और बी एंटीजन साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस होते हैं। इस तरह को डोमिनेंस में दोनों एलील्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और एक हाई ऑर्गेनिज्म में दोनों के इफेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस है जिसमें एक साथ दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है। ग्रेगोर मेंडल ने इसके लिए राउंड येलो पी प्लांट्स का क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन पी प्लांट्स के साथ करवाया। F1 जनरेशन में सभी ऑफस्प्रिंग राउंड येलो माइल क्योंकि राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स थे। जब F1 प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई तो F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स ऑब्जर्व किए गए। इनका फिनोटिपिक रेशियो था 9 राउंड येलो रेशियो 3 रिंकल्ड येलो रेशियो 3 राउंड ग्रीन रेशियो 1 रिंकल्ड ग्रीन। ये रेशियो दो अलग मोनोहाइब्रिड रेशियोज को कंबाइन करने से मिलता है। 3 राउंड रेशियो 1 रिंकल्ड 3 येलो रेशियो 1 ग्रीन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रपोज किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग गेमीट फॉर्मेशन के टाइम एक पेयर के एलील्स का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के एलील्स के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है। F1 जेनोटाइप में R और Y एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और 4 टाइप्स के गेमीट्स इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम ये गेमीट्स रैंडमली कंबाइन होते हैं और F2 जनरेशन में 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो प्रोड्यूस करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के एलील्स अपने इनहेरिटेंस पैटर्न में इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने 1902 में प्रपोज किया था। इस थियरी के अकॉर्डिंग जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन के कैरियर्स होते हैं। ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि पेरेंट्स के ट्रेट्स किस तरह ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं। मायोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप करते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से हर गेमीट को क्रोमोसोम के हर पेयर में से सिर्फ एक क्रोमोसोम मिलता है। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज होते हैं तो ऑफस्प्रिंग में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर दोबारा रिस्टोर हो जाता है। इस तरह क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जीन्स को कैरी करते हैं और उनका बिहेवियर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग होता है। ये थ्योरी मेंडल के इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स को क्रोमोसोम लेवल पर एक्सप्लेन करती है और प्रूव करती है कि क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरेडिटी। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट्स करके सेक्स लिंक जीन्स और इनहेरिटेंस पैटर्न का स्टडी किया। उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किए और ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन में एक्सपेक्टेड मेंडेलियन 9:3:3:1 नहीं मिला। इसका रीज़न ये था कि कुछ जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के बजाय एक साथ इनहेरिट हो रहे थे। मॉर्गन ने डिस्कवर किया कि जो जीन्स एक हाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो अक्सर एक साथ ट्रांसफर होते हैं। इस फिनोमेनन को लिंकेज कहा गया। लेकिन मायोसिस के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में लिंक जीन्स के बीच क्रोमोसोम सेगमेंट्स एक्सचेंज हो सकते हैं जिससे नए या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। मॉर्गन के अकॉर्डिंग जीन्स के बीच डिस्टेंस उनके लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। जो जीन्स क्रोमोसोम पर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं अनमेन स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है और रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, जबकि जो जीन्स एक हाई क्रोमोसोम पर दूर दूर लोकेटेड होते हैं अनमेन वीक लिंकेज होता है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इस तरह मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि सभी जीन्स मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते क्योंकि उनकी क्रोमोसोम पर उनकी पोजीशन इनहेरिटेंस पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो या दो से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। हर जेने का फिनोटाइप पर एक छोटा सा एडिटिव इफेक्ट होता है। इस वजह से ऐसे ट्रेट्स में क्लियर कैटेगरीज नहीं होती बल्कि कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर है। स्किन कलर को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं जैसे A, B और C जीन्स।
इनके डोमिनेंट एलील्स स्किन कलर को डार्कर बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि रिसेसिव एलील्स लाइटर स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी इंडिविजुअल में जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उसका स्किन कलर उतना हाई डार्क होता है। जैसे ABCC जेनोटाइप में सभी डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये डार्कर स्किन कलर प्रोड्यूस करता है। वही स्मॉल ABCC जेनोटाइप में कोई डोमिनेंट एलील नहीं होता, इसलिए ये लाइटेस्ट स्किन कलर प्रोड्यूस करता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस अलग अलग शेड्स प्रोड्यूस करते हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी पॉलीजेनिक ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इनके एक्सप्रेशन में वेरिएशन ले सकते हैं। प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक ट्रेट्स को कंट्रोल या अफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जीन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके रिजल्ट में एक हाई जीन के चेंज होने से ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट हो जाती हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल फिनाइलकेटोनुरिया (PKU) है, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर उस जीन म्यूटेशन की वजह से होता है जो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड करता है। इस एंजाइम की एब्सेंस में अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। इसके रिजल्ट में अफेक्टेड इंडिविजुअल में मेंटल रिटार्डेशन और रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन जैसे डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल शो करता है कि एक हाई जीन म्यूटेशन का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के कई अलग अलग ट्रेट्स पर हो सकता है। म्यूटेशन एक सुदीन और परमानेंट चेंज होता है जो डीएनए सीक्वेंस में अका होता है। इस चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म के जेनोटाइप में ऑल्ट्रेशन आ सकता है और कभी कभी इसका इफेक्ट फिनोटाइप पर भी दिखाई देता है। रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन भी जेनेटिक वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जो ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। म्यूटेशंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस डिलीशन, इंसर्शन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स की वजह से हो सकते हैं, जिससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज डेवलप हो सकती हैं। ऐसे म्यूटेशंस अक्सर कैंसर सेल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में डीएनए के सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। इस टाइप का म्यूटेशन जेने के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तब होता है जब डीएनए सीक्वेंस में बेस पेयर्स का इंसर्शन या डिलीशन हो जाता है। इससे जीन का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट हो सकती है। म्यूटेशंस नेचुरली भी अकर कर सकते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी इंड्यूस हो सकते हैं। इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को म्यूटेजेंस कहा जाता है, जो फिजिकल या केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं। एक कॉमन फिजिकल म्यूटेजेन का एग्जाम्पल ओव रेडिएशन है, जो डीएनए को डैमेज कर सकती है। पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड है जिसमें किसी पर्टिकुलर ट्रेट, डिजीज या एबनॉर्मैलिटी के इनहेरिटेंस पैटर्न को फैमिली की कई जनरेशंस तक स्टडी किया जाता है। ह्यूमंस में कंट्रोल प्रोसेस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए पेडिग्री चार्ट्स का यूज करके जेनेटिक ट्रेट्स के ट्रांसफर को ट्रेस किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई ट्रेट इनहेरिटेड है या नहीं। इसके थ्रू फ्यूचर जनरेशंस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिस्क को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और ये समाजन में हेल्प मिलती है कि कोई ट्रेट डोमिनेंट इनहेरिटेंस या रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है। म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऑर्गेनिज्म के हर कैरेक्टरिस्टिक को जीन्स कंट्रोल करते हैं, जो डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं। नॉर्मली डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बिना किसी मेजर चेंज के ट्रांसफर होता है, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस या क्रोमोसोम में चेंज हो सकता है। ये म्यूटेशंस जीन्स या क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर ये चेंजेस इंपॉर्टेंट जीन्स को अफेक्ट करते हैं तो ह्यूमंस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स होने के साथ साथ कुछ इनहेरिटेड डिजीजेस का भी कॉज बन सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसी एक सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से कॉज होते हैं।
ये डिसऑर्डर्स मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। इनका इनहेरिटेंस पैटर्न समझने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि डिसऑर्डर फैमिली में किस तरह इनहेरिट हो रहा है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, रिसेसिव डिसऑर्डर्स या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स में अफेक्टेड जीन के चेंज की वजह से नॉर्मल प्रोटीन या एंजाइम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म में एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसमें कलर विजन अफेक्टेड होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो म्यूकस प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। फिनाइलकेटोनुरिया (PKU) एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस अफेक्ट होती है। इस तरह मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमें समझने में हेल्प करते हैं कि सिंगल जीन म्यूटेशंस का अफेक्ट किस तरह इनहेरिटेंस के थ्रू नेक्स्ट जनरेशंस तक ट्रांसफर हो सकता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स की एब्सेंस, एडिशन या एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से कॉज होते हैं। ये डिसऑर्डर्स अक्सर सेल डिवीजन के टाइम होने वाली एरर्स के कारण डेवलप होते हैं। जब क्रोमोसोम्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, तो क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, जिससे एबनॉर्मल कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। कॉजेस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अनप्लॉयडी टैब होती है जब क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में फेलियर की वजह से एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स का गेन या लॉस हो जाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं। ट्राइसोमी इस कंडीशन में किसी एक क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। मोनोसोमी इसमें किसी एक क्रोमोसोम की एक कॉपी मिसिंग होती है। पॉलीप्लॉइडी इसमें क्रोमोसोम्स के कंप्लीट सेट की नंबर इंक्रीज हो जाती है। ये यूजुअली साइटोकिनेसिस के फेलियर की वजह से होता है और ये कंडीशन प्लांट्स में कॉमनली देखी जाती है। नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में नॉर्मली टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है। 1 पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो जेंडर डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। डाउन सिंड्रोम ये क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी की वजह से होता है। इस कंडीशन में इंडिविजुअल के पास टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी के कारण होता है। इसमें क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन 45XO होता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ये मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वजह से होता है। इस कंडीशन में क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन 47XXY होता है। इस तरह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर में चेंजेस के कारण डेवलप होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल डेवलपमेंट और फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं।